आप सोचिए कि आपने कोई सामान बेचा थोक के भाव में, लेकिन उस सामान को बेचने की जो वैल्यू है, जो कीमत है, जो पैसा है, वो आपको नहीं मिला। तो उस समय आप क्या करिएगा? आपके पास क्या राइट्स हैं उससे रिलेटेड? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है कमर्शियल लॉ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का। पहले मैं आपको क्वेश्चन नोट डाउन कराऊंगी और उसके बाद मैं क्वेश्चन के फैक्ट, डाटा, सारे जो इससे रिलेटेड धाराएं हैं, केसेस हैं, उनको बेयर एक्ट की भाषा के साथ साथ अपनी भाषा में एक्सप्लेन करूंगी और एक आंसर का फॉर्मेट तैयार करूंगी। और 15 मिनट में आपका ये पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस ऑडियो क्लास को आपको ध्यान से सुनना है, बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिख लीजिए क्वेश्चन जो पूछा गया है सेमेस्टर्स एग्जाम में, वो है असंदत विक्रेता की परिभाषा दे। इंग्लिश में है डिफाइन अनपेड सेलर। असंदत विक्रेता के माल के विरुद्ध अधिकार की चर्चा करें। डिस्कस द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये अनपेड सेलर होते क्या हैं। और नॉर्मली भाषा में जो मैंने आपको बोला कि अनपेड सेलर वो होते हैं कि आपने कोई सामान थोक के भाव बेचा और सामान के बदले की कीमत आपको नहीं मिली है, तो आप क्या हो गए? अनपेड सेलर हो गए। लेकिन अगर कानून की भाषा में देखें तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा माल विक्रय अधिनियम की धारा 45 में, धारा 45 में, जिसमें इसकी परिभाषा दी गई है। और परिभाषा में कहा गया कि असंदत विक्रेता यानी अनपेड सेलर वो व्यक्ति होगा जिसको बेचे गए माल की पूरी कीमत ना मिली हो या भुगतान से जुड़ी हुई शर्त पूरी ना होने पर कीमत ना मिल सकी हो। इसका मतलब इस परिभाषा से आप समझ सकते हैं कि विक्रेता जिसने माल बेचा उसको पूरी कीमत नहीं मिली और ना ही शर्तें पूरी की गई। तो इससे क्या हुआ? भुगतान की प्रक्रिया का अनादर हो गया। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि वो तो अनपेड सेलर हो गया, लेकिन अब उसके पास अधिकार क्या है? राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या है? वो ऐसे में वो क्या करेगा? तो चलिए इसी अधिनियम में चलते हैं। धारा 45 से 54 तक, 45 से 54 तक आप धाराओं को पलट दीजिए। 45 को पलट के लिखिएगा तो 54 इस तरह से आपको याद हो जाएगा। तो इसमें जो 3 दिए गए हैं अधिकार, पहला धारणाधिकार का अधिकार, दूसरा माल को मार्ग में रोकने का अधिकार, तीसरा माल के पुनः विक्रय का अधिकार। इसको बारी बारी से समझते हैं। धारणाधिकार का अधिकार क्या होता है? जैसे अनपेड सेलर है, उसका सबसे पहला अधिकार है धारणाधिकार का अधिकार, क्योंकि ये एक ऐसा अधिकार है जिसका प्रयोग नॉर्मली यूजुअली होता रहता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, विक्रेता जो है वो माल का कब्जा तब तक अपने पास बनाए रखता है कि जब तक उसे उसकी कीमत का पूरी रूप से भुगतान ना हो जाए, तब तक वो सामान जो है वो अपने पास ही रखेगा। अब धारा 47 कहता है कि ऐसा अनपेड विक्रेता जिसको अपने माल की कीमत प्राप्त नहीं हुई है, जिसका अभी माल पर कब्जा है, कीमत मिलने के बाद तक, कीमत पूरी तरह से मिलने तक माल उसी के कब्जे में रहेगा, उसी के धारणाधिकार में रहेगा। ये है उसका धारणाधिकार का अधिकार। इसमें केस कौन सा है? इसमें केस है जैन मिल्स एंड इलेक्ट्रिकल स्टोर्स बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस। और इसमें शर्तें क्या हैं प्रयोज्यता की? कि धारणाधिकार के अधिकार का प्रयोग तभी किया जा सकेगा जब माल उधार नहीं बेचा गया हो, जब माल उधार बेचा गया हो लेकिन भुगतान की तिथि बीत चुकी हो, क्रेता जो है वो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। और इस अधिकार की समाप्ति कब हो जाएगी? धारणाधिकार की अधिकार तब समाप्ति हो जाएगी जब विक्रेता से माल का कब्जा निकल गया हो, जब विक्रेता ने माल क्रेता तक पहुंचाने के लिए उसे वाहक को सौंप दिया हो, गाड़ी पर पहुंचा दिया हो, विक्रेता ने स्वेच्छा से इस अधिकार को खुद छोड़ दिया हो और विक्रेता को माल की कीमत का भुगतान कर दिया गया। उन 4 कंडीशन में किसी भी अनपेड सेलर के धारणाधिकार का कब्जा करने का अधिकार की शक्ति ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। अब चलते हैं उसका दूसरा अधिकार क्या है। तो माल को मार्ग में रोकने का अधिकार। तो अनपेड सेलर का दूसरा अधिकार है माल को रास्ते में रोक देने का अधिकार। तो विक्रेता जो है, सेलर जो है, वो माल को तब तक अपने पास रोक सकता है जब तक उसे माल की कीमत पूरी तरह से प्राप्त ना हो जाए। लेकिन ये कब संभव है? जब वो जो सामान है वो विक्रेता के कब्जे में हो, यानी कि धारणाधिकार के कब्जे में हो, और वो ये बात लेके बैठा हो कि जब तक मुझे फुल पेमेंट नहीं होगा मैं इस सामान को पूरी तरह से नहीं दूंगा। अब यदि जो माल विक्रेता है, जो सेलर है, वो उसके कब्जे से निकल जाता है वो माल, यानी कि उसके धारणाधिकार खत्म हो जाता है, लेकिन उसे माल को मार्ग में रोकने का अधिकार है। माल गाड़ी में लद गया और गाड़ी निकल गई, अब वो रास्ते में भी उसको रोक सकता है। लेकिन कब रोक पाएगा? जब विक्रेता को यानी सेलर को माल की कीमत का संदाय ना मिला हो, गाड़ी निकल गई और उसके बाद भी उसको कीमत ना मिली हो, तो गाड़ी को रोक सकता है। जब माल विक्रेता के कब्जे से निकल गया लेकिन अभी तक जिसने सामान खरीदा है वहाँ तक वो नहीं पहुँचा है, तो वो रास्ते में गाड़ी को रोक सकता है। जब
माल खरीदने वाला जो है वो दिवालिया घोषित हो गया हो तो माल को रास्ते में ही रोक दे, क्योंकि जिसको बेचा है वो तो अब दिवालिया हो तो वैसे भी पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो माल को रास्ते में रोक देगा। धारा 50 में इस अधिकार को कैसे बताया गया है? तो क्रेता के दिवालिया हो जाने की सूचना मिलने पर एक ऐसे असंदत विक्रेता यानी अनपेड सेलर को, जिसने माल क्रेता तक पहुंचाने के लिए वाहक के सुपुर्द कर दिया हो, यह अधिकार उत्पन्न हो जाता है कि वो माल को मार्ग में ही रुकवा दे तथा उसे अपने पास वापस मंगवा के उस समय तक अपने कब्जे में बनाए रखे जब तक या तो उसे माल की कीमत का संदाय न कर दिया जाए या उसका निविदान न कर दिया जाए। तो इस अधिकार का औचित्य ये बताएगा कि क्रेता के दिवालिया हो जाने के बाद पर यह न्यायोचित नहीं है कि किसी माल से दूसरों के ऋण का भुगतान किया जाए। बूथ स्टीमशिप कंपनी लिमिटेड बनाम कार्गो फ्लीट आयरन कंपनी, इस अधिकार का प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है। एक तो माल का वास्तविक कब्जा जब प्राप्त हो गया हो तो, और दूसरा वाहक को जिसके कब्जे में माल है अपने दावे की सूचना दे करके। इसके बाद है तीसरा, माल के पुनः विक्रय का अधिकार। अब जो अनपेड सेलर है उसका तीसरा और अंतिम अधिकार है कि वो राइट्स ऑफ फ्री सेल ऑफ गुड्स कर सकता है, क्योंकि एक को बेचा उससे तो पेमेंट उसको मिला नहीं, तो उसको कहीं तो बेचेगा ना वो। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा धारा 54 में, जिसमें लिखा गया है कि जब विक्रेता को माल की कीमत नहीं मिलती है तो वो माल को फिर से बेच सकता है। जब माल विनिश्वर प्रकृति का मतलब बर्बाद नहीं होने वाला प्रकृति का हो तो उसको फिर से बेच सकता है। ऐसे किताबें हैं वो बर्बाद तो होती नहीं है, खाने पीने की चीज़ें अगर बिकने के बाद सही समय पे नहीं समय पैसा मिला तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बर्बाद नहीं होती, उसको रीसेल किया जा सकता है। तो तब विक्रेता ऐसे माल को किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकेगा तथा ऐसे विक्रय से कारित क्षतिपूर्ति क्रेता से प्राप्त करने का हकदार होगा। लेकिन ऐसे पुनः विक्रय से पूर्व क्रेता को युक्ति सूचना दिया जाना जरूरी है, मतलब जिसने पहले सामान खरीदा था। अब यहाँ सवाल उठता है कि विक्रेता को क्रेता के विरुद्ध क्या अधिकार मिले हुए, रेमेडीज अवेलेबल टू सेलर अगेंस्ट बायर। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 55 से 56 में विक्रेता को क्रेता के विरुद्ध कुछ उपचार दिए गए हैं। जैसे कि पहला, वाद संस्थित करने का अधिकार जो कि धारा 55 में है, जहाँ माल की संपत्ति क्रेता को विक्रय की संविदा के अधीन मिल गई और क्रेता ने संविदा के अनुसार उस माल को संदाय करने की अपेक्षा करने से इनकार कर दिया, वहाँ विक्रेता माल की कीमत के लिए उसके विरुद्ध वाद ला सकेगा या ला सकता है। तो यहाँ विक्रय की संविदा के अधीन मतलब जब वो सामान बेच रहा था उसके अधीन उसने एक संविदा की थी, एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक एग्रीमेंट बनाया था। उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर जो सामान खरीदने वाला उसने उस कीमत को नहीं दिया और साथ ही साथ कई चीज़ों को फॉलो करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो क्या होगा, इसमें वो वाद दायर कर सकता है जिसने सामान बेचा है। दूसरा है अप्रतिग्रहण के लिए नुकसानी का अधिकार जो कि है धारा 56 में। जब क्रेता माल विक्रय की संविदा में माल का प्रतिग्रहण या उसकी कीमत का भुगतान करने से इनकार या उपेक्षा करता है तो विक्रेता इसके लिए नुकसानी का वाद ला सकता है। जहाँ की क्रेता का माल का प्रतिग्रहण उसके लिए संदाय करने की उपेक्षा या करने से इनकार सदोष करता है, वहाँ विक्रेता अप्रतिग्रहण के लिए नुकसानी का वाद ला सकता है। तो विक्रेता द्वारा क्रेता के विरुद्ध नुकसानी का वाद लाने पर नुकसानी की जो भी राशि है, अमाउंट है, उसका निर्धारण कैसे होगा, तो वो संविदा अधिनियम की धारा 72 और 74 के अनुसार होगा। और धारा 73 कहता है कि जबकि कोई करार भंग एग्रीमेंट भंग कर दिया गया हो तो वो पक्षकार जो कि ऐसी नुकसान झेल रहा है वो उसके अनुसार उसको हानि या नुकसान होगा और वो पाने का वो हकदार होगा। यहाँ पे एक केस है सुरेश कुमार राजेंद्र कुमार बनाम के अस्सान कोया एंड सन्स का केस है, जिसमें चावल के विक्रय की संविदा में क्रेता सदोष रूप से माल लेने से इनकार करता है और इसके बाद विक्रेता बाजार में विक्रय कर देता है और उससे नुकसान होता है। पहले वो किसी और दाम पे पहले वाले क्रेता को बेचता है, लेकिन जब दोबारा बेचता है तो उसको उतना दाम नहीं मिलता है, किसी और को बेचता है, तो निर्णित हुआ कि विक्रेता जो बीच का जो नुकसानी हुआ है वो पहले वाले क्रेता से प्राप्त कर लेगा। इसलिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और केसेस मैं आपको बता रही हूँ वो भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक केस है मोर डाउन्स ब्रदर्स बनाम ब्रिटिश ऑयल एंड केक मिल्स। ये है जिसमें एक तेल विक्रेता ने कुछ तेल एक व्यक्ति को बेचा और क्रेता ने तेल का उपयोग नहीं किया और तेल के दूसरे व्यक्ति को बेचा, तो आदेश डिलीवरी ऑर्डर दे दिया। तो जो पहला क्रेता था ना उसने मूल्य का भुगतान करने में वो असफल रहा, उसने मूल्य का भुगतान नहीं किया। इस प्रकार जो प्रथम विक्रेता था वो अनपेड विक्रेता हो गया। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो प्रथम क्रेता द्वारा तेल दूसरे क्रेता को बेच देने से जो प्रथम विक्रेता को तेल व्यापारी का धारणाधिकार मतलब उसको अपने कब्जे में रखना जो होता है वो अप्रभावी रहता है। ये एक केस
वालपाई बनाम गिब्सन केस है। इसमें बिका हुआ माल एक अभिकर्ता को जहाज पर लादने के लिए दिया गया और माल विक्रेता को फिर से पैकिंग के लिए वापस कर दिया गया। इसी बीच जो क्रेता है वो दिवालिया हो गया, तो विक्रेता ने माल पर धारणाधिकार यानी कब्जे का प्रयोग करना चाहा। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस मामले में विक्रेता ने माल पर कब्जा के अंतर्गत नहीं रोका था, पर माल किसी अन्य उद्देश्य के लिए रोका गया था, इसलिए विक्रेता को कब्जा का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। तो ये कौन सा केस है? वालपाई बनाम गिब्सन केस है। एक तीसरा केस है जीआईपी रेलवे कंपनी बनाम हनुमान दास के केस में रेलवे कंपनी को माल क्रेता तक पहुंचाने के लिए दिया गया। अब गंतव्य स्थान पर रेलवे कंपनी ने माल क्रेता को दे दिया, जिसने अपने वाहन पर माल लाद भी लिया, लेकिन क्रेता का माल से लदा वाहन अभी रेलवे कंपाउंड में ही था कि विक्रेता के माल को रोकने के लिए संदेश आ गया। तो रेलवे कंपनी ने माल नहीं रोका। न्यायालय ने निर्णय दिया कि माल जैसे ही क्रेता को दे दिया गया उसी समय वो कब्जे वाला अधिकार जो है वो खत्म हो गया। एक और केस है लियंस बनाम हाफनंग केस। इसमें इस वाद में क्रेता जो है वो सिडनी में था। उसने अपना सामान सिडनी प्रेषित करने के लिए विक्रेता को निर्देश दिया। वहां से माल अन्यत्र जाना था, कहीं और जाना था। क्रेता भी उसी जहाज से जाएगा और अपना माल भी ले जाएगा, पर यह पता नहीं था कि क्रेता उसी जहाज से गया कि नहीं गया, और क्रेता दिवालिया हो गया। तो विक्रेता ने माल को मार्ग में ही रोकने की नोटिस दे दी और निर्णय दिया कि उसे ऐसे करने का अधिकार है। ठीक है, तो अब आप इन केसेस का नाम लिख लीजिए और थोड़ा सा आप इसका स्टोरी राइटिंग कर लीजिएगा ना हर केस का, तो आपको आंसर राइटिंग में आसानी होगा। अब इसमें लास्ट में आप कंक्लूड कैसे करिएगा? तो कंक्लूड करिएगा कि जो अनपेड सेलर हैं उनका धारणाधिकार यानी कब्जा करने का अधिकार और मार्ग में माल रोकने के अधिकार दोनों में अंतर है, क्योंकि जो अनपेड सेलर का अधिकार धारणाधिकार वाला है वो तभी लागू हो सकता है जब क्रेता जो है मूल्य को पैसे को ना दिया हो, जबकि रास्ते में रोकने वाला जो अधिकार है माल को वो तब होगा जब जो क्रेता है वो जब विक्रेता दिवालिया हो गया हो। तो उसी तरह से धारणाधिकार में माल का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब माल विक्रेता के वास्तविक कब्जे में हो, जबकि मार्ग में रोकने का अधिकार का प्रयोग तब हो सकता है जब विक्रेता ने माल अपने से अलग कर दिया हो, रास्ते में निकल गई हो गाड़ी, तब वो रोक सकता है क्योंकि वो कब्जा ऑलरेडी छोड़ चुका है। धारणाधिकार वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे ही माल विक्रेता के कब्जे से अलग होता है, जबकि मार्ग में रखने का अधिकार तब शुरू ही होता है जब माल जो है वो विक्रेता के कब्जे से बाहर होता है। धारणाधिकार के अंतर्गत माल पर कब्जा बनाए रखने का अधिकार उपलब्ध होता है, जबकि मार्ग में रोक लेने के अधिकार के अंतर्गत माल पर कब्जा स्थापित नहीं होता है। धारणाधिकार का मुख्य आधार विक्रेता द्वारा कब्जा करना है, जबकि माल को मार्ग में रोकने का अधिकार एक मूल परीक्षा है। और इस तरह से ये 5 अंतर हैं दोनों में, अनपेड सेलर के दोनों राइट्स में। और लास्ट में आपको एक पॉजिटिव कंक्लूजन देना है कि ये जो एक्ट बनाया गया है इससे क्या होता है, इससे जो विक्रेता है और क्रेता है दोनों के अधिकार जो है वो सुरक्षित रहते हैं और दोनों को वाद दायर करने का अधिकार दिया हुआ है। धाराएं जो है वो आप कोड बना करके याद कर लीजिएगा और इसके बाद आप एक स्ट्रक्चर बना लीजिएगा इस आंसर का, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में जो है ना रिवीजन करने में आसानी हो। लेकिन तब भी आपको कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स को क्लियर कर दूँ। और बाकी की जो सारी क्लासेज हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको ज़रूर देखिएगा। यूनिट सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 की LLB की सारी क्लासेस हिंदी में अवेलेबल है। बस मेरी ये क्लासेस एक तरह से ऑडियो क्लास है जिसको आपको ध्यान से सुनना होता है। अगर आपको तेज़ी से सुनना हो तो आप स्पीड बढ़ा के सुन सकते हैं, अगर स्लो मोशन में सुनना है तो स्पीड को घटा के सुन करके एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। केसेस का नाम अगर आपको याद नहीं भी रहता है एग्जाम में तो कोई बात नहीं, एक मोटी एक स्टोरी लाइन याद होनी चाहिए, या आप ABCD करके एग्जाम्पल देकर भी कोई केस बना करके इस तरह से इमेजिनरी भी लिख सकते हैं, ताकि बस ये समझ में आना चाहिए कि एग्जाम जो कॉपी चेक करें कि आपने उस कंसेप्ट को समझा। सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। बाकी लॉ को जिन लोगों को लगता है ना रटने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा, कंसेप्ट तभी समझ में आता है जब आप कोई भी चीज़ अपने ऊपर लेकर के पढ़ते हैं। अपने को विक्रेता बनाइए, अपने को क्रेता बना करके सोच के अगर पढ़िएगा तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप खुद ही लर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो आप इस टेक्निक को एक बार आजमा के ज़रूर देखिएगा। और ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि 5 पन्नों का आंसर आप रट के जाइएगा तो एग्ज़ाम में अच्छा लिख लीजिए।